दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं अनुज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं शिवालिक प्रगति सेंटर कोचिंग क्लासेस में। साथियों, इससे पहले आपके साथ हमने एक वीडियो शेयर किया अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें कि हमने आर्मी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था, सोल्जर जनरल ड्यूटी जैक राइफल सेंटर में जो एग्ज़ाम हुआ था जबलपुर में 2019 में मेरे ख्याल से एग्ज़ाम हुआ था। इसमें हमने सामान्य ज्ञान के जो सवाल थे वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए। तो आज उसी का पार्ट 2 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें कि विज्ञान के सवालों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक इसमें सामान्य ज्ञान के सवाल थे। यदि आपने पहली बार हमारा चैनल को विज़िट किया है और आप आर्मी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्मी पर हमने कुछ और भी वीडियोज़ बनाए हैं, इससे पिछला वीडियो ज़रूर देखें और भी जो वीडियोज़ बनाए हैं उन्हें भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद जो विज्ञान के क्वेश्चन थे उन्हें मैं डिस्कस करूंगा। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक कोशिकीय जीवाणु को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए सेलुलर, ऑप्शन बी बहुकोशिकीय, ऑप्शन सी यूनिसेलुलर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन सी है। यूनिसेलुलर जो है एक कोशिकीय जीवाणु को कहते हैं। एक कोशिकीय जीवाणु, हालांकि इंग्लिश में ये सवाल इस तरह से पूछा गया था कि द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ वन सेल इज कॉल्ड। एक कोशिकीय जीवाणु की जगह एक कोशिकीय जीव होगा, परंतु एग्जाम में ये सवाल इसी तरह से पूछा गया था। तो एग्जाम का इस सवाल का जो सही जवाब है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। आपको सवाल पूछा जाए दोस्तों, आपको सवाल पूछा जाएगा अमीबा क्या है, तो अमीबा भी एक कोशिकीय जीव ही है। अमीबा हो गया, या फिर जो पैरामीशियम है, अमीबा है, या फिर युग्लिना है, ये एक कोशिकीय जीव ही है। इस तरह से भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है दोस्तों। ऐसे जीव जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव हम उन्हें कहते हैं दोस्तों। इस तरह से एग्ज़ाम में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इंसान एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इंसान जो है, इंसान हो गया, जो जानवर हो गए, पक्षी हो गए, ये सभी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सवाल 17 है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ऑप्शन ए पौधों में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी फोटो का संश्लेषण, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी पेड़ों की फ़ोटो लेना। इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है। प्रकाश संश्लेषण जो है पेड़ों में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया होती है। अब यदि आपको सवाल पूछा जाए कि पेड़ों में भोजन कहाँ पे बनता है, पौधे के किस भाग में बनता है, तो ध्यान रखिए, पेड़ों में जो भोजन जो है पत्तियों में बनता है। पेड़ों में भोजन तैयार जो होता है वो पत्तियों में होता है। देखो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए हमें आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, हमें पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश हमें चाहिए, ये सूर्य है, और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने के लिए ये 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है: कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। यदि ये सभी चीज़ें मौजूद हैं तो पेड़ पौधे अपना खाना पत्तियों में बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, माफ़ कीजिएगा, C6H12O6, ये पेड़ पौधों में खाना बन रहा है। ये ग्लूकोज का भी फॉर्मूला है दोस्तों। ग्लूकोज यानी कि खाना, ये भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। और हमें ऑक्सीजन मिलती है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं दोस्तों, तब उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर की ओर छोड़ते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधे श्वसन प्रक्रिया करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, तो ठीक उसी तरह से वो, जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। क्लोरोफिल जो दोस्तों, क्लोरोफिल को हम हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं। क्लोरोफिल की जगह हरित लवक भी लिखा जाता है कई बार। तो हरित लवक हो, क्लोरोफिल हो, ये सेम चीज़ होती है। क्लोरोफिल के कारण ही हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल के कारण ही दोस्तों पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है, हरित लवक या फिर क्लोरोफिल के कारण। आपसे सवाल पूछा जा सकता है टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो टमाटर का रंग लाल होता है दोस्तों लाइकोपीन के कारण। इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है गाजर का रंग लाल क्यों होता है, या फिर जो गाय का दूध होता है वो हल्का पीला क्यों होता है। तो गाजर का रंग और गाय के दूध का जो रंग है उसके पीछे जो कारण है वो है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन है, लाइकोपीन है, या फिर क्लोरोफिल है। ये दोस्तों कलर पिगमेंट्स होते हैं, रंग वर्णक होते हैं। ये किसी भी चीज़ को कोई कलर देते हैं। एग्ज़ाम में ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है
वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन की मात्रा जो है वायु में सबसे अधिक होती है। वायु में या फिर वायुमंडल में, कैसे भी करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सवाल आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि वायु में सबसे अधिक क्या है, तो वायु या फिर वायुमंडल, तो इसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है। यदि मैं आपको बताऊं कि वायुमंडल में आपको पूछा जाए कि मुख्य गैसें कौन सी होती हैं, तो ये जो 3 यहाँ पे लिखी गई हैं ये वायुमंडल की मुख्य गैसें हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस होती है, इसके अलावा वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड होती है और आर्गोन होती है, आर्गोन गैस। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में तकरीबन 78% होती है, ऑक्सीजन लगभग 21% होती है, आर्गोन लगभग 1% से भी कम होती है, पर फिर भी हम इसे लगभग 1% कह सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%, 0.025 से लेकर से माफ़ कीजिए 0.03 से लेकर के लगभग 0.03 से थोड़ा सा ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, परंतु फिर भी हम इसे 0.03% यहाँ पे लिखेंगे। ऑलमोस्ट 0.03% या इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में है। आपसे ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, आर्गोन कितनी है या कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। एग्जाम में ये सवाल पहले कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि निम्न में से कौन स्तनपायी है? ऑप्शन ए है सांप, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है चमगादड़। तो निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी है? तो इसका सही जवाब जो है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, चमगादड़ जो है एक स्तनपायी यानी कि मैमल है। देखिए दोस्तों, स्तनपायी जीव यानी कि जो मैमल होते हैं ये ऐसे जीव होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और इन्हें दूध पिलाते हैं। और जीव जो है स्तनपायी हो सकते हैं या फिर जीव जो है कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, उन्हें मैमल्स कहते हैं, इनकी स्तनपायी कहते हैं। कई जीव होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं, जैसे सांप हो गया या फिर जैसे पक्षी हो गया, इन्हें हम ओविपेरस भी कहते हैं। एग लेइंग जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम ओविपेरस कहते हैं और जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम विविपेरस कहते हैं। यहाँ पे कुछ और सवाल आपको एग्जाम में कुछ और तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कुछ जीव होते हैं जैसे स्तनपायी हो गया, कुछ जीव होते हैं सरीसृप, आपको पूछा जा सकता है, रेप्टाइल्स जिनको कहते हैं। सरीसृप दोस्तों रेंगने वाले कीड़े होते हैं, रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं वो सरीसृप है। सरीसृप का जो एग्जाम्पल है जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया या फिर डायनासोर भी सरीसृप है। डायनासोर भी आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि डायनासोर क्या है? तो डायनासोर जो है दोस्तों ये एक रेप्टाइल है यानी कि सरीसृप है। उसके बाद कुछ जीव होते हैं उन्हें हम उभयचर जीव कहते हैं। उभयचर जीव, इन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं इंग्लिश में, एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस एनिमल यानी कि एम्फीबियन या फिर उभयचर वो जीव होते हैं दोस्तों जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं। जल और स्थल में रहने वाले जो जीवों को हम एम्फीबियन कहते हैं, यानी कि जैसे मेंढक जो है ये एक उभयचर है। मेंढक जो है ये उभयचर जीव है। इसी तरह से कुछ और भी सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है, एक बार सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया, आर्मी के ही एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन जो है एक ठंडे खून का प्राणी है? ठंडे खून, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जिसको हम कह सकते हैं, ठंडे रक्त का प्राणी या ठंडे खून का प्राणी, कोल्ड ब्लडेड, माफ़ कीजिएगा ये इस तरह से होगा, कोल्ड ब्लडेड ठंडे खून के प्राणी या फिर गर्म खून के प्राणी कौन कौन से होते हैं? इसी तरह से एग्ज़ाम में सवाल कई बार पूछे जाते हैं। ठंडे खून के प्राणी वो प्राणी होते हैं दोस्तों जो अपना जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, जो उनके शरीर का जो तापमान होता है, उस तापमान को वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वो उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। उन्हें हम ठंडे खून के प्राणी होते हैं। ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। तो ठंडे खून के जो प्राणी होते हैं जैसे सांप हो गया, या जो रेंगने वाले कीड़े हैं, सांप हो गया, छिपकली हो गया, या फिर जो मछलियाँ हैं, तो ये ठंडे खून के प्राणी हैं। और गर्म खून के प्राणी जो स्तनधारी जीव होते हैं दोस्तों, स्तनधारी जीव, स्तनपायी या फिर स्तनधारी जीव या फिर जो पक्षी होते हैं वो गर्म खून के प्राणी होते हैं। गर्म खून के प्राणी अपने शरीर का जो तापमान इनका कांस्टेंट रहता है। जैसे इंसान का जो माफ़ कीजिए, इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस हमारा शरीर का जो तापमान होता है, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन जो ठंडे खून के प्राणी होते हैं इनका जो टेम्परेचर वो हो, इंटरनल टेम्परेचर वो
एनवायरनमेंट के हिसाब से वो जो है चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता, मेरे कहने का मतलब। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्वाइन फ्लू खालिस्तान के कारण होता है। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी में से कोई नहीं, माफ़ कीजिए ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी जो है, विषाणु के कारण होता है स्वाइन फ्लू। माफ़ कीजिए, स्वाइन फ्लू जो होता है वो होता है विषाणु के कारण। एग्ज़ाम में आपका आर्मी का जो एग्ज़ाम होता है जनरल ड्यूटी का, उसमें विज्ञान के जो सवाल होते हैं, बीमारियों से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर आपके सवाल एक बार एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें कि 3 या 4 सवाल जो है बीमारियों से ही पूछे गए थे, विज्ञान के जो सवाल थे। तो जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से जो बीमारियां होती हैं, कुछ एक बीमारियां जैसे निमोनिया हो गया, निमोनिया जीवाणु से होने वाली बीमारी है, या फिर दोस्तों जो टेटनस होता है, टेटनस जीवाणु से होने वाली बीमारी है। टीबी जिसको हम क्षय रोग भी कहते हैं, क्षय रोग ये भी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। कुष्ठ रोग जिसको हम लेप्रोसी कहते हैं, ये भी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। टाइफाइड हो गया या फिर जो हैज़ा हो गया, ये भी जीवाणु से ही होने वाली बीमारी है। हालांकि पिछला जो वीडियो है दोस्तों, टाइफाइड को हम हिंदी में इसे कहते हैं मियादी बुखार। टाइफाइड को हिंदी में मियादी बुखार या फिर इसे हम हिंदी में मोती झरा भी कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में उल्टा कह दिया था। और हैज़ा को इंग्लिश में जो है कोलेरा कहते हैं। कोलेरा को हैज़ा कहेंगे और टाइफाइड को जो है वो मियादी बुखार या फिर मोती झरा कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने उल्टा बोल दिया था, तो आप इस असुविधा के लिए हमें माफ़ कर दीजिए और अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा। इसके अलावा जीवाणु से जो बीमारियां होती हैं, जैसे प्लेग दोस्तों, प्लेग भी जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो निमोनिया है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो टीबी है, टीबी आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। हालांकि टीबी कई तरह का होता है, रक्त का टीबी होता है, हड्डियों में भी कई बार टीबी हो जाता है। कुष्ठ रोग जो है दोस्तों ये त्वचा को प्रभावित करता है, त्वचा को ये प्रभावित करता है। टाइफाइड और हैज़ा जो है ये आंतों को प्रभावित करता है। और इस तरह से विषाणु से होने वाली बीमारियां भी आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, या फिर आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो मलेरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो जो विषाणु से होने वाली बीमारी है, देखिए विषाणु से जो बीमारी है, पोलियो विषाणु से होता है। पोलियो हो गया, डेंगू विषाणु से होने वाली बीमारी है। इसके अलावा रेबीज़ जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, जो कुत्तों के काटने से होती है, ये भी विषाणु से होने वाली बीमारी है। चेचक जिसे हम चेचक को छोटी माता बड़ी माता इस तरह से भी कहते हैं, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, ये भी विषाणु से होने वाली ही बीमारी है। जो फ्लू होता है, फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा जो है ये भी विषाणु से ही होने वाली बीमारी है। इसके अलावा ट्रैकोमा भी आपसे पूछी जा सकती है, ट्रैकोमा भी विषाणु से होने वाली ही बीमारी है दोस्तों। पोलियो हो गया, एड्स हो गया, तो ये सभी की सभी बीमारियां जो है ये विषाणु यानी कि वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। जैसे मलेरिया से होने वाले रोग आपको पूछे जाएं दोस्तों, जैसे आपको मालूम है क्या कहते हैं, जो मलेरिया जो है, माफ़ कीजिए, मलेरिया ये एक ऐसी बीमारी है जो प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ जो है दोस्तों ये सूक्ष्म जीव है। जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ जो है ये सूक्ष्म जीव है। ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। इनकी वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों, ये सवाल आप एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार करिएगा। बीमारियों से होने वाले सवाल आपको अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी एक ही एग्ज़ाम में 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है कि कोयला गैस का मुख्य संघटक होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी मीथेन। और इस सवाल का जो सही जवाब वो मीथेन है। जो कोयला गैस होती है, कोयला गैस के जो मुख्य संघटक होते हैं दोस्तों, मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है, और इसके अलावा कार्बन मोनोक्साइड जो है ये कोल गैस जो होती है, कोयला गैस उसके मुख्य संघटक होते हैं। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ मीथेन दिया है, तो कोल गैस में
मुख्य संघटक जो होता है वो मीथेन होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और माफ़ कीजिए हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड कोल गैस के संघटक हैं। पर यदि सवाल पूछा होता कि कोयले के जलने पर कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, तो कोयले के जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। एग्जाम में सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों कि पल्स नब्ज यानी कि नाड़ी, जिसे हम पल्स भी कहते हैं, नापने की प्रक्रिया डॉक्टर द्वारा खालिस्तान का पता लगाने के लिए की जाती है। ऑप्शन ए है तापमान, ऑप्शन बी हृदय गति, ऑप्शन सी खून, ऑप्शन डी श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। तो जो नब्ज मापी जाती है दोस्तों, ये हृदय की जो गति होती है, हार्ट रेट को मापने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। बहुत आसान सा सवाल है कि नेचुरल जो लाइट है उसका स्रोत पृथ्वी पर क्या है। ऑप्शन ए ट्यूबलाइट, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी रोशनी यानी कि एलईडी, ऑप्शन डी है स्टार यानी कि तारे। दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूर्य जो है पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। हालांकि सूर्य अपने आप में एक तारा ही है, पर फिर भी आपसे ये सवाल यदि ऐसे पूछा जाए तो हमारा जो जवाब होगा वो सूर्य ही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए उच्च विद्युत धारा यानी कि हाई करंट, ऑप्शन बी अनुवर्ती धारा डायरेक्ट करंट, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट, ऑप्शन डी निम्न विद्युत धारा यानी कि लो करंट। इस सवाल का जो सही जवाब है वो होता है ऑप्शन बी अनुवर्ती धारा यानी कि डायरेक्ट करंट बैटरी के द्वारा दी जाती है, या बैटरी में कौन सा करंट होता है, इस तरह से भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा अनुवर्ती धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें दोस्तों, पद बिट का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए जीव विज्ञान, ऑप्शन बी रेडियोधर्मिता, ऑप्शन सी कंप्यूटर विज्ञान, ऑप्शन डी इंजीनियरिंग। काफ़ी आसान सा सवाल है दोस्तों। कंप्यूटर विज्ञान में इस्तेमाल हम करते हैं बिट शब्द का। बिट शब्द का प्रयोग कंप्यूटर विज्ञान में करते हैं। बिट जो है ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, उसमें सबसे छोटी इकाई बिट होती है। बिट के बाद निबल होता है। निबल भी कंप्यूटर की एक इकाई है। एक निबल, आपको सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि एक निबल में कितने बिट होते हैं या कितने बिट्स को मिला करके एक निबल बनता है। तो ध्यान रखिए, एक निबल में होते हैं 4 बिट। और उसी तरह से उसके बाद जो बड़ी इकाई है उसके बाद है बाइट इस तरह से। तो यदि हम 8 बिट मिलाते हैं, 8 बिट के मिलने से 8 बिट को मिला करके एक बाइट बनता है। इसके बाद आता है किलोबाइट, केबी जिसे हम कहते हैं। तो 1024 बाइट जो है, 1024 बाइट के मिलने से बनता है 1 केबी। उसी तरह से आपको सवाल पूछा है 1 MB में, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। सवाल पूछा जाए 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1 GB में 1024 MB होते हैं, मेगाबाइट। सवाल पूछा जाए 1 TB यानी कि टेराबाइट, 1 TB में कितने GB होते हैं, तो 1 TB में 1024 GB होते हैं, GB। इस तरह से एग्ज़ाम में सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं। ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन सवालों को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस जहरीली है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी ये सभी। तो बहुत आसान सा सवाल है। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है हम ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये जहरीली गैसें नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों एक जहरीली गैस है, तो ऑप्शन सी जो है ये इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, समुद्र में ज्वार खालिस्तान के कारण आते हैं। ऑप्शन ए महासागरों में हवा के कारण, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी पृथ्वी के परिभ्रमण यानी कि रोटेशन के कारण, ऑप्शन डी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार आते हैं। देखें दोस्तों, समुद्र में ज्वार जो आते हैं वो चंद्रमा तथा सूर्य दोनों का पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है उसके कारण आते हैं। परंतु यहाँ पे अपने पास ऑप्शन केवल अवेलेबल है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। परंतु यदि ऑप्शन दिया होता चंद्रमा तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो वो अपना करेक्ट आंसर होता, पर यहाँ पे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण है। तो यही, हालांकि मुख्य गुरुत्वाकर्षण जो है चंद्रमा पृथ्वी पर लगाता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू सूर्य के। तो ज़्यादा जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो चंद्रमा के पास होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी निकोला टेस्ला। इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, थॉमस एडिसन ने बिजली का जो बल्ब है उसका आविष्कार किया। थॉमस एडिसन जो है बिजली का बल्ब बनाने
का जब ये बिजली का बल्ब बना रहे थे दोस्तों, कहा जाता है कि तकरीबन 10,000 बार फेल हुए, 10,000 टाइम्स फेल हुए हैं ये। उसके बाद जो है इनको सफल 10,000वां जो अटेम्प्ट इनका था, उसके बाद इन्होंने बिजली का बल्ब बनाया। सवाल ये नहीं है कि इतनी बार ये फेल क्यों है, सवाल ये है कि इन्हें भरोसा था कि ये जो आविष्कार कर रहे हैं उस पर उन्हें पूरा का पूरा भरोसा था। इस पर इन्होंने बहुत सारा समय लगाया, लेकिन हताश बिल्कुल भी नहीं हुए। इस तरह से आप में से कई स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहते हैं, ग्राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जीडी जो होता है, जनरल ड्यूटी, जो माफ़ कीजिए जो रिटन टेस्ट होता है, उसमें जो है उसमें उनको बहुत मुश्किलें आती हैं। हालांकि एग्ज़ाम आपका जो रिटन एग्ज़ाम होता है बहुत मुश्किल नहीं होता है दोस्तों। यदि आप तबीयत से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, सही गाइडलाइन यदि लेकर के यदि आप पढ़ो, तो एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हो, बहुत आसानी से आप इसे क्रैक कर सकते हो। यदि आपको मुश्किलें आती हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने में, यदि आपने अटैम्प्ट किया हो लेकिन फिर भी आपको लगा कि आपका अटैम्प्ट जो है उसमें कुछ कसर रह गई है जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप हमें कमेंट कीजिए दोस्तों, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की। टेलीफोन का जो आविष्कार जो किया गया है, माफ़ कीजिए, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक हॉर्स पावर खालिस्तान के बराबर होता है। ऑप्शन ए 446 वॉट, ऑप्शन बी 766 वॉट, ऑप्शन सी 746 वॉट, ऑप्शन डी 476 वॉट। पहले भी ये सवाल मैंने आपके साथ पिछला जो वीडियो डिस्कस किया था विज्ञान का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक अश्व शक्ति जो है, एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होती है। क्वेश्चन 32 है दोस्तों कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी मानेकशॉ, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय थे। अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय पूछा गया है, तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय थे। अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। मानेकशॉ जो है, हमने आपको बताया था पहले, फील्ड मार्शल जो है वो जो है वो मानेकशॉ है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। फिर आपके साथ कुछ और वीडियोज़ के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।